Hello everyone. So when it comes to the mains preparation, everyone knows that they have to read the previous year questions, they have to read the syllabus, and the question is, first of all, when it comes to the understanding the themes of the previous year question, sometimes it becomes very difficult for us to understand the previous year question, and sometimes it is boring as well to read the previous year question again and again when you are not able to understand them. And reading the syllabus before reading the previous year question, or let's say the syllabus itself, is sometimes challenging for us. So in this video what I'm going to do is, I will first let you understand that how you can understand the previous year questions, how you can make structures for your mains answers, then how you can integrate your previous year questions and syllabus, and then how you can read the document. Like मेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट मेनली हमारे होते हैं, वन अमंग them is प्रहार डॉक्यूमेंट फॉर मेंस. अब the course of this video is going to be, I have chosen the governance section from the GS paper 2, and what I will do is, firstly I will teach you the previous year question और उस क्वेश्चन में से थीम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, देन सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके फिर हमको कैसे जो हमारा प्रहार वाला डॉक्यूमेंट है उसको रीड करना है. दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो. सो आई होप आई am able to make it easy for you to understand. So let's start with the same. This is the previous year question document prepared by the Note IAS 9. You can avail it from my Telegram channel. The link of that I will paste in the first comment of this video. So let's start with the first question, and the topic that the syllabus mentions, that is given here this side. अब यहाँ पे टॉपिक दिया कि लोकपाल पे क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर पे एक क्वेश्चन ये है, देन एक क्वेश्चन अगेन सिटीजन चार्टर पे है, देन ई गवर्नेंस पे 3 क्वेश्चन है रेगुलर, और ई गवर्नेंस पे 2024 में भी क्वेश्चन आया, 23 में भी क्वेश्चन आया है, देन ट्रांसपेरेंसी पे क्वेश्चंस है, देन अफेक्टिविटी अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चंस है. तो ये हमारे ब्रॉड सिलेबस के थीम्स है जो यहाँ पे भी सिलेबस हमारा मेंशन्ड है. दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस. अब गवर्नेंस में क्या क्या आता है, पब्लिक पॉलिसी आता है, ठीक है. तो पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो हमारा प्लानिंग कमीशन था अर्लियर वो, और अभी जो नीति आयोग है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है. फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे होता है, फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, और जो पॉलिसी को जो पॉलिसी एनालिसिस होता है वो भी इसी के अंदर आता है. नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. अब इसमें क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशनल और अदर मेजर्स है इसमें आरटीआई भी हमारा इंक्लूड होता है, तो उस सेक्शन के बारे में हमें बात करना है. नेक्स्ट सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, उसके एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल, ये हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री. इसमें है रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स के बारे में. नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी. तो ये हमारा सिलेबस है गवर्नेंस का. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम एक बार रीड करते हैं. आई एम एज्यूमिंग इज दैट यू हैव नॉट रेड द गवर्नेंस. व्हाट आई एम डूइंग इज, द कोर्स ऑफ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाऊंगी कि कैसे आपको यहाँ से थीम आइडेंटिफाई करना है. देन आई विल टेल यू कि आपको प्रहार डॉक्यूमेंट कैसे रीड करना है. उसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि आप आंसर को कैसे यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो द क्वेश्चन इज, a national lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problem of immorality in public affairs. Discuss. अब यहाँ पे डिस्कस टेल वर्ड है, ठीक है, और हमें लोकपाल के बारे में बात करनी है. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल इज नॉट एबल टू रिजोल्व द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर्स. और कीवर्ड क्या है यहाँ पे, डिस्कस. अब डिस्कस एक कीवर्ड होता है जो जिसका मतलब होता है एक रिटन डिबेट. डिबेट में हम प्रोज और कॉन्स दोनों देते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट हमें आया है तो उस स्टेटमेंट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हम बताते हैं, उस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक 10 मार्क का क्वेश्चन है. इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि लोकपाल जो एक इंस्टीट्यूशन है वो कैसे आया. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंडर ये आया, ठीक है.
अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके जो प्रोविजंस मेंशन्ड है या फिर जो एक्ट में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोकपाल के बारे में इंट्रोडक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट बॉडी पार्ट में अब सबसे पहले हमारा जो हेडिंग रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे लोकपाल इज नॉट एबल टू रिजोल्व द प्रॉब्लम। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर से चलेंगे तो हम नेक्स्ट जो बॉडी की हेडिंग होगी तो नेक्स्ट हेडिंग में हम लिखेंगे कि कैसे अब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व भी करने के लिए बना है, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व किया है, उसके हम एग्जांपल्स देंगे। एंड लास्टली हम कंक्लूड करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए, लोकपाल की इंपॉर्टेंस को बताते हुए कि स्टिल इट इज वेरी रिलेवेंट फॉर इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस। ठीक है, और एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में सेम बताएंगे कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंडर लोकपाल ये जो है इंट्रोड्यूस हुआ है एज अ टर्म, एज अ इंस्टीट्यूशन। अब बॉडी पार्ट में जब हम आएंगे तो हम बताएंगे नीड ऑफ द लोकपाल, लोकपाल की नीड क्या है। उसके बाद हम बताएंगे कि उसके ये जो वर्क में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है, वो कंस्ट्रेंट क्यों है, क्यों नहीं वो रिजोल्व कर पा रहा है मेजर इश्यूज को। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सजेशंस देंगे, मेजर्स देंगे उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, और लास्टली वी विल कंक्लूड सेइंग टेलिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकपाल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर फॉर मेंस। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज those citizens charters have been formulated by many public service delivery organization, there is no corresponding improvement in the level of citizen satisfaction and quality of services being provided. Analyze. अब हमें इस क्वेश्चन में क्या देखना है कि सिटीजन चार्टर में इंप्रूवमेंट नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट नहीं है, सिटीजन चार्टर है स्टिल वहां पे इंप्रूवमेंट नहीं है। तो अब ये हमें देखना है कि यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या है, कि क्यों सिटीजन चार्टर उतना इफेक्टिव नहीं है। अब किसी भी क्वेश्चन में अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम फिर मेजर्स भी सजेस्ट करेंगे कि क्या हम मेजर्स ले सकते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए। एंड लास्टली वी हैव टू कंक्लूड द क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रीवियस क्वेश्चन। और यहां से प्रीवियस क्वेश्चन को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तब उसके बाद हमारा सिलेबस पढ़ना इजी हो जाता है, क्योंकि जब हम सिलेबस को फिर रीड कर रहे होते हैं तो हमें याद आता है कि हाँ एक क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में चैलेंजेस के बारे में पूछा था और उस क्वेश्चन में मेजर्स के बारे में पूछा था। तो फिर जब हम वो पढ़ रहे होते हैं सिलेबस कंटेंट वो जब हम रीड कर रहे होते हैं तब हमारी ग्रास्पिंग एबिलिटी बढ़ जाती है वहां पे कोरस्पॉन्डिंगली। सो नाउ अगेन नेक्स्ट question is amendment to the whistleblower act 2011 tabled in the parliament is passed, there may be no one left to protect, critically evaluate। अब ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन के बारे में ये पूरा लॉ वहां पे दिया हुआ है, दो इट हैज बीन प्रीवियस 2015 का ये क्वेश्चन है, स्टिल ये प्रहार वाले डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सत्यम स्कैंडल 2009 में डिस्कस द चेंजेस ब्रोट इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये सत्यम स्कैंडल में क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, तो उस कंपनी के जो अकाउंट्स थे, बुकिंग अकाउंट जो होते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन को मिसमैनेज किया गया था, तो उससे रिलेटेड ये केस था। उसके कोरस्पॉन्डिंगली जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स आए हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहले हम सत्यम स्कैंडल के बारे में लिखेंगे, थोड़ा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या था सत्यम स्कैंडल। उसके बाद हम जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके बारे में बात करेंगे कि दैट मीन्स ये हमको हमारा जब कंटेंट हम रीड कर रहे होंगे ये हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द इंटीग्रिटी इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया स्टैंड्स वेरी लो, डिस्कस ब्रीफली द लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट हैव कॉज्ड द डिक्लाइन ऑफ द पब्लिक मोरालिटी इन इंडिया। अब इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन ही पूरा ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया है कि आपको इस बेस पे क्वेश्चन के बारे में बात करनी है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में हमें इंट्रोडक्शन में हम क्या देंगे कि उस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया कहाँ पे, इंडिया की रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट हम बॉडी पार्ट में ये जो लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ये जो फैक्टर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज effectiveness of the government system at various level and the people's participation in the governance system are interdependent. Okay, discuss the relationship with each other in the context of India. अब गवर्नमेंट सिस्टम जब भी गवर्नेंस हो रहा है कहीं पे भी
तो वहां पे जब पीपल पार्टिसिपेशन होता है वो अफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि पीपल पार्टिसिपेशन जब डायरेक्टली होते हैं, लोग जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके जो ग्रीवेंसेस होते हैं इजिली वो एड्रेस हम कर पाते हैं, और उनके जो मेजर्स होते हैं, उनके जो सजेशंस होते हैं, वो हम पॉलिसी में जब इनकलकेट कर पाते हैं तो पॉलिसी का बेटर इंप्लीमेंटेशन होता है और पॉलिसी बहुत अच्छे से वो इंप्लीमेंट हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटीजन चार्टर पे अगेन क्वेश्चन है, इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बट इट हैज इन इट्स ओन लिमिटेशन। तो यहाँ पे सिटीजन चार्टर की लिमिटेशंस के बारे में हमें बात करनी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर द ग्रेटर इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे अगेन लिमिटेशंस और इफेक्टिवनेस, जो मेजर्स हमें लेने हैं उसको इफेक्टिवनेस के लिए, ये हमको ध्यान में रखना है कि ये हमको रीड करना है डॉक्यूमेंट से। नेक्स्ट इज e-governance is not only the utilization of power of new technology but also much about critical importance of the use value of the information explain। अब ये एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि e-governance जो है उसका जो यूज वैल्यू है सिटीजन की तरफ से उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, implementation of the ICT based projects usually suffers in terms of certain vital factors. Identify these factors and suggest measure for their effective implementation। अब ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्या कह रहा है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इमर्जेंस से जो ई गवर्नेंस में इनिशिएटिव आए हैं एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बारे में हमें बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंट अमेंडमेंट टू द RTI एक्ट will have profound impact on the autonomy and independence of the information commission discuss। so अब यहां से अब जब हमने एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रीड कर लिया है तो हमको पता चल गया कि हमें डायमेंशन क्या क्या देखनी है। ठीक है। अब कुछ डायमेंशन ऐसी भी जो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, लेकिन वो डायमेंशन जो प्रहार वाले डॉक्यूमेंट में वो अच्छे से दिया गया, तो वो हमको वहां से रीड करना है। अभी आई विल लेट यू रीड द अदर सेक्शन। ठीक है। जो दूसरा पार्ट है मैं अभी वो भी आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्रहार डॉक्यूमेंट को अप्रोच कैसे करना है। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट। द लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड देयर पेट्रन्स, द माइक्रो फाइनेंस आउटफिट्स नीड सिस्टमेटिक असेसमेंट एंड स्क्रूटनी फॉर द सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ द कंसेप्ट डिस्कस। अब हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस यूनिट, इन दोनों के इंटीग्रेशन और इनका जो सिस्टमेटिक असेसमेंट, तो उसके बारे में हमें बात करनी है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि नीड क्या है, उसकी जो असेसमेंट की नीड क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारी जो कमियां हैं उनकी वो रहती है। फिर उन कमियों को कैसे रिजोल्व करना है, उसके लिए मेजर्स क्या क्या लेने हैं, वो हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स इज समटाइम्स सीन एज द इनफॉर्मल फेस ऑफ पॉलिटिक्स। With regards to the above, assess the structure and functioning of the pressure groups in India। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फिर उसके बाद हमें उसके स्ट्रक्चर देखना और उसके फंक्शनिंग देखना है। फिर उसके बाद चैलेंजेस और हाउ इट कैन बी चैलेंज टू द डेमोक्रेसी, जब वेस्टेड इंटरेस्ट वहां पे इंक्लूडेड होते हैं, और फिर मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज द cadre based सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द कॉज ऑफ स्लो चेंज इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। अब ये क्वेश्चन है, अब ये टेलवर्ड जो है क्रिटिकली एग्जामिन, तो इसमें क्या है, हम बताएंगे कि cadre based सिविल सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी वजह से स्लो चेंज हो रहा है क्योंकि वो जो सेम ऑफिसर होते हैं वही हायरार्की में प्रोमोट होते रहते हैं। जो आउटसाइड ऑफ द स्टेट टैलेंट होता है वो वहां पे नहीं आ पाता है, उसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेसी में स्लो चेंज हो जाता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी देंगे कि कैसे cadre बेस्ड सिस्टम की ही वजह से स्लो चेंज नहीं है, बाकी अदर रीजंस भी है स्लो चेंज के लिए, और उसको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, penetration of the self-help groups in rural areas in promoting participation in the development programs is facing socio-cultural hurdles। Examine। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, तो हमें पता है कि हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है 65% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है। ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का वहां पे ज्यादा डोमिनेंस होना चाहिए, लेकिन अर्बन एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज्यादा है।
तो वहां पे रूरल एरियाज में क्यों चैलेंजेस हैं, तो उसके बारे में हमें बात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन द रोल ऑफ एनजीओ बी स्ट्रेंथेंड इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन द मेजर कंस्ट्रेंट। अब एनजीओ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और एनजीओ कैसे वर्क करते हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है, उसके बारे में हम रीड करेंगे। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि एनवायरमेंटल के जो एनवायरमेंट वाली डायमेंशन है वहां पे जो एनजीओ का वर्क है उसके मेजर कंस्ट्रेंट क्या क्या है, उनके काम करने के, उसके बारे में बात करना है। और यहाँ पे हमको एग्जाम्पल्स यूज करने, हर क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल यूज करने, पर्टिकुलर जो एनजीओ होते हैं उनको हमें यूज करना है एग्जाम्पल में टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम which is India's own innovation has proved to be one of the most effective poverty alleviation and women empowerment programs. Elucidate. अब SHG है तो poverty alleviation और women empowerment और भी बहुत सारे sections हैं जिन पे ये वर्क करता है, तो उन सब dimensions के बारे में हमें रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 के बारे में बात करता है जो कि एनजीओज की फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम रोल ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स हैज ओनली बीन मार्जिनल। अब नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें क्या है, सिविल सोसाइटी और एनजीओ, अगेन हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। कमेंट। तो हम रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वाला जो हमारा टॉपिक है उसको हमें ब्रॉडली प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। अब आ गया ना ये वो वाला डायमेंशन कि वो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव emerged एज पावरफुल देन द फॉर्मल वंस। तो इसलिए हमें उनका टाइप्स और प्रेशर ग्रुप्स के अराउंड जितने सारे डायमेंशन है उनको कवर करना है। नेक्स्ट इज emergence of SHGs in contemporary times point to the slow but steady withdrawal of the state from the development activities. Examine the role of SHGs in development activities and measures taken by the government. तो हमें यहाँ पे एग्जामिनर ने खुद से ही डायमेंशंस दे दिया कि ये सब डायमेंशन है, आपको वो एक्सप्लोर करनी है। Next, initially civil services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree that these drastic reforms are required in the civil services? तो अब यहाँ पे रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज जहाँ पे है तो हम उसमें चैलेंजेस की बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद हम उनको रिफॉर्म्स के बारे में मेजरली बात करेंगे क्योंकि उस पर बहुत एक ये इशू है, बहुत मेजर इशू है रिफॉर्म्स का, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। नेक्स्ट इज what are the methods used by the farmer organization to influence the policy makers in India and how effective are these methods? अब ये जो स्टेक होल्डर वाला सेक्शन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज क्रूशियल ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन द कंटेक्स्ट सजेस्ट द रिफॉर्म इन द सिविल सर्विसेज। अगेन नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस एज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया। इवेल्युएट द रोल ऑफ एसएचजीज in achieving the twin objective. कौन से objective? Asset creation and income security along with empowering women in rural India. Next, pressure groups play a vital role in influencing the public policy making in India. Explain how the business association contribute to the public policies. Again ये pressure group से related एक question है, तो अभी मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आपको वो समझना कैसे है, फिर I will tell you कि आपको प्रहार डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ना है। I hope you are able to understand till now. Next is can civil society and NGO present in alternative model of the public service delivery to benefit the common citizen? Question is, again I have to read this. Can civil society and NGOs present an alternative model of the public service delivery? Yes. To benefit the common citizen. Discuss the challenges of this alternative model. Okay. Next. Can the vicious cycle of the gender inequality, poverty and malnutrition be broken through microfinancing of the women SHGs? तो अब यहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग और विमेन एसएचजीज के दोनों के इंटीग्रेशन के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन द डोनर एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट reduces the importance of the community participation in the development process? Justify your answer.
सो दीज वर द मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस. अब यहाँ से हमने थीम को आइडेंटिफाई किया कि हमें कैसे रीड करना है. अब हम एक वो प्रहार वाला डॉक्यूमेंट देखेंगे. सो नाउ दिस इज द प्रहार डॉक्यूमेंट. ओके, सो दिस इज द 2024 वाला डॉक्यूमेंट. और इस डॉक्यूमेंट को कैसे रीड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पीडीएफ आपको दिखाई, यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल. अब जब ये प्रहार डॉक्यूमेंट रीड करना है तो उससे पहले व्हाट वी विल डू इज, अगर लेट्स से मुझे एनजीओ प्रिपेयर करना है तो एनजीओ एज अ टॉपिक रीड करने से पहले आई विल गो टू दैट पीडीएफ और एनजीओ से रिलेटेड जो 4-5 क्वेश्चन आए आई विल रीड ऑल ऑफ देम कि उन क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है. ठीक है, आई विल नोट दैट डाउन ईदर ऑन अ रफ नोटबुक, जहां पे हम स्क्रिबल करने के लिए जिस हम पेज को या फिर नोटबुक को यूज करते हैं. तो वो जो क्वेश्चन है उनको एक बार रीड करने के बाद देन आई विल कम टू दिस डॉक्यूमेंट एंड आई विल सी कि यहाँ पे देखो एनजीओ यहाँ पे कवर्ड है. ठीक है, तो अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखाऊंगी कि इसमें एनजीओ को कैसे कवर किया गया है और इसमें जो क्वेश्चन की डायमेंशन वो सारी है वो कैसे कवर हो जा रही है. और वन मोर थिंग इज कि अब जब यहाँ पे जो सिलेबस का जो ब्रॉड पॉइंट मेंशन है तो उसके रिगार्डिंग प्रहार डॉक्यूमेंट में हर जो टॉपिक है, हर स्मॉल टॉपिक है, उस पर कंटेंट दिया गया है. तो उस कंटेंट को इजी करने के लिए हमको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने, उसके बाद हम कंटेंट पढ़ेंगे. नाउ आई विल जस्ट ओपन द पेज नंबर 14 जहां पे ये एनजीओ एज अ टॉपिक दिया है. ओके, सो दिस इज द पेज नंबर 14. ओके, फ्रॉम हियर स्टार्ट द एनजीओ. यहाँ पे सबसे पहले एनजीओ का डेफिनेशन दिया गया है. ठीक है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू दैट वो दी गई है. फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रोल और इम्पैक्ट कैसे होता है, रोल और इम्पैक्ट क्या है एनजीओ का वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेशन में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, एंड दीज आर द थिंग्स. नेक्स्ट, अब यहाँ से ये जो फ्लो चार्ट है वो हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में. देन इम्पैक्ट ऑफ द एनजीओ, केस स्टडीज हैं ये, और ये हम इनको एज एन एग्जाम्पल हमारे आंसर में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, जो एनजीओ और कोविड-19 पैंडेमिक में जो जो एनजीओज ने वर्क किया था उसके बारे में बताया गया. नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या क्या है एसोसिएटेड विद द एनजीओज. अब क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में पूछा जाता है चैलेंजेस क्या क्या है, और इनकेस अगर जब हम चैलेंजेस हमें बताने पड़ते हैं तब हमको मेजर्स भी बताने चाहिए, क्योंकि हम वहां पे सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमें सोल्यूशन देना है. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर. नेक्स्ट, अब सी यहाँ पे स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट दिया गया है कि गवर्नमेंट कैसे एनजीओज को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेता है. नेक्स्ट, एफसीआर अमेंडमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है. देन वे फॉरवर्ड कि क्या हम मेजर्स ले सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर. और देखो आरटीआई और एनजीओ के बारे में बात किया गया है. तो दिस इज हाउ यू कैन रीड. एंड नाउ आई विल टेल यू कि हाउ यू कैन स्ट्रक्चराइज योर मेंस आंसर. उसी पीडीएफ से मैं आपको दिखाऊंगी कि आप हर एक क्वेश्चन में कैसे उसको क्वेश्चन को आप ब्रेक कर सकते हैं इन सब हेडिंग्स, और उन सब हेडिंग्स में आप कंटेंट कैसे लिख सकते हैं. नो, आई विल गो टू दैट पीडीएफ अगेन. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बता दिया था. एंड नाउ आई विल टेल यू आगे वाले जो क्वेश्चन है उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो वी हैव सिटीजन चार्टर फॉर्मुलेटेड बाय मैनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग इंप्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ सिटीजन सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड. एनालाइज. अब एनालाइज जब यहाँ पे कीवर्ड है तो हम किसी भी स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो दोनों एस्पेक्ट देखते हैं कि क्या वो कितनी वो स्टेटमेंट ट्रू है और कितनी वो स्टेटमेंट फॉल्सिफाई हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को एज इट इज हम हेडिंग बनाएंगे कि सिटीजन why there is no corresponding improvement in the citizen satisfaction. ठीक है, तो उसके बारे में हम रीजंस देंगे बॉडी पार्ट में. एंड देन वी विल टेल कि मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं टू improve द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिटीजन चार्टर. ये बॉडी पार्ट है. और इंट्रोडक्शन में हम क्या यूज करेंगे, हम पहले बताएंगे कि नीड ऑफ द सिटीजन चार्टर, कि सिटीजन चार्टर की हमें जरूरत ही क्या है. ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि बॉडी पार्ट में सबसे पहले ये जो चैलेंजेस क्यों है, फिर उसके बाद हम बताएंगे मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं हम इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए. लास्टली कंक्लूजन में हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि पब्लिक के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए और उनको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देने के लिए सिटीजन चार्टर इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन विशल ब्लोअर एक्ट के बारे में 2011 के बारे में. अभी तक मैंने भी गवर्नेंस को रीड नहीं किया है तो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू कि विशल ब्लोअर एक्ट में क्या है. मेजरली आई विल टेल यू कि विशल ब्लोअर एक्ट क्या होता है. जब कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनकेस करप्शन हो रहा है एंड द पर्सन हु एक्सपोजेस द करप्शन
लाइंग बिहाइंड द सिचुएशन। तो उस पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये विशल ब्लोअर एक्ट बनाया गया था। तो उस एक्ट के बारे में अब जो मेजर फीचर्स है वो रीड करने के बाद ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि सत्यम स्कैंडल क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद हम बॉडी पार्ट में बताएंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जरूरत क्यों है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में मेजर्स कौन कौन से लिए गए हैं पोस्ट द सत्यम स्कैंडल। एंड लास्टली वी विल कंक्लूड कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की हमें जरूरत क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the integrity index of the Transparency International, India stands very low. Discuss briefly the legal, political, economic, social and cultural factors. अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में व्हाट आई विल टेल इज कि मैं इंट्रोडक्शन में यूज करूंगी कि रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में, ओके। देन बॉडी पार्ट में एग्जामिनर ने ही हमारी जॉब को इजी किया है कि ये जो डायमेंशंस दी है उस डायमेंशंस में हमें बात करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को हमें एक बार रीड करना है और उसको समझना है, ठीक है। उसको तब हमें सिलेबस से इंटीग्रेट करके हमें थीम आइडेंटिफाई करना है, और जब हम थीम एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू रीड द डॉक्यूमेंट एंड देन वी कैन इजीली स्ट्रक्चर आवर आंसर फॉर द मेंस। और when it comes to the writing previous year question, I will say when you write the answers, so that is the best method that you can prepare. In case e-governance पे let's say 1 2 3 questions तो इस PDF में है and 2 question, एक 23 में और एक 24 में, यानी कि टोटल 5 questions e-governance पे आए हैं। तो इन e-governance को ये जो सारे dimensions जब आप देख लेते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, I will say एक क्वेश्चन को आप लिख लीजिए या फिर हर क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन हर क्वेश्चन में डिफरेंट कैसे लिखा जा सकता है एंड बॉडी पार्ट को कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और हम कंक्लूजन हर क्वेश्चन का डिफरेंट जो होता है हम कैसे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ समझा पाऊँ हर एक टॉपिक को, लेट्स से ई गवर्नेंस को लेके, और फिर मैं उसको थीम बेस्ड उसकी आंसर राइटिंग कर पाऊँ एंड आई विल ट्राई टू शो यू दैट हाउ यू कैन डू इट ऑन योर ओन। आई होप you could understand this well. So this was all from my side. Thank you so much.